नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान। इसके पहले और भी हमारे लेक्चर हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, द्रव्य की कणिका प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? द्रव्य की कणिका प्रकृति। ठीक है। और डाल्टन सिद्धांत। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे द्रव्य की कणिका प्रकृति और डाल्टन सिद्धांत। तो द्रव्य की कणिका प्रकृति में क्या है कि यदि हम बात करें, बहुत से ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिनके अंदर परमाणु के बारे में बताया है। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ऐसे बहुत सारे। यदि हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भी बहुत ही महान जो है, बहुत ही महान दार्शनिक, जिनको हम बोलते हैं कणाद, जिन्होंने अपनी विशेष संरचना या ऐतिहासिक 2 ग्रंथ हुए हैं। एक तो कणाद ने दिया है, ठीक है, वैशेषिक, और एक है न्याय। ठीक है, ये 2 महान ग्रंथ हैं जो कि ईसा से 5 से 6 सदी पूर्व, शताब्दी पूर्व दिए गए थे। इन महान ग्रंथों के अंदर यदि हम देखें तो उन्होंने पदार्थ को 6 भागों में बांटा था। 6 प्रकार के पदार्थ बताए थे वैशेषिक के अंदर, और 6 पदार्थ बताए थे, और उसके 9 प्रकार बताए थे। ठीक है, महर्षि कणाद ने। और महर्षि कणाद जो है, इनका नाम जो है परमाणुवाद में जो है वो बहुत ही चिर स्थायी रहेगा। इनका नाम, इनका महर्षि कणाद का, क्योंकि इन्होंने ही बताया था सबसे पहले इनके जो ग्रंथ हैं उसके अंदर अणु का बार बार उपयोग भी हुआ है, बार बार प्रयोग किया है उस ग्रंथ में। उसके अलावा इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, जो कि अप्रत्यक्ष होता है, अति सूक्ष्म होता है, और जो अविनाशी होता है, यानी जिसको हम नहीं तोड़ सकते, नहीं काट सकते, उसे परमाणु कहते हैं। ये बताया था हमारे महर्षि कणाद ने। तो ये इनका जो है परमाणु सिद्धांत में इनका नाम चिर स्थायी रहेगा, महर्षि कणाद का। ठीक है। उसके अलावा यदि हम देखते पाश्चात्य इतिहास, यदि हम पाश्चात्य अवधारणा को देखें तो इसमें साइंटिस्ट जो है वो है जॉन डाल्टन, जिन्होंने डाल्टन सिद्धांत दिया। ठीक है, जिन्होंने डाल्टन सिद्धांत दिया, और इन्होंने भी यही बताया था कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जिसको एटम कहते हैं, और बाद में उस एटम को परमाणु कहा गया। परमाणु के रूप में उसको शब्दार्थ किया गया। इस तरीके से यदि हम देखें तो जॉन डाल्टन भी वही कह रहे हैं जो हमारे महर्षि कणाद ने बोला था। और वो ये जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी आई थी वही थी 1808 में, लेकिन हमारे महर्षि कणाद ने ईसा के भी 500-600 वर्ष पूर्व ये जानकारी हमें दे दी। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ ऐतिहासिक बातें जिनके द्वारा हम जो बताती है, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि परमाणु के बारे में कब से किन किन ग्रंथों में बताया गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जॉन डाल्टन का परमाणुवाद। क्या देखेंगे हम? डाल्टन का परमाणुवाद कि उन्होंने क्या बोला था, परमाणु के बारे में क्या बताया था, क्या वाद दिया था इनका, क्या वो हम देखते हैं। अब देखते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन का परमाणुवाद जो है ये 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था उसमें उन्होंने क्या बताया था कि पदार्थ अति सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ बना होता है वो अति सूक्ष्म अविभाजित कण से बना होता है, जिसको परमाणु कहते हैं। ये उन्होंने बताया था अपने परमाणुवाद में। दूसरा उन्होंने बताया था आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के परमाणु समान होते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं, ये मैंने लिखा एक तत्व आयरन। ठीक है, ये एक तत्व लिख रहा हूं मैं सल्फर। ठीक है, ये 2 तत्व मैंने लिख दिए। अब इस आयरन में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, जो आयरन जो तत्व है, इस तत्व के अंदर पाए जाने वाले परमाणु
आकार, आकृति और द्रव्यमान में समान है और इसमें पाए जाने वाले सारे परमाणु आकार, द्रव्यमान और आकृति में समान है। ठीक है, यानी इसमें पाए जाने वाले परमाणु और इसमें पाए जाने वाले परमाणु में आकार, आकृति, द्रव्यमान में अंतर है, लेकिन एक ही तत्व के सारे परमाणु क्या होते हैं, आकार, आकृति और द्रव्यमान में समान होते हैं। इसी प्रकार इसमें पाए जाने वाले सारे परमाणु द्रव्यमान और आकृति में समान होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरा है आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में एक तत्व के परमाणु दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी इसमें पाए जाने वाले परमाणु इससे भिन्न होते हैं, तभी तो दो अलग अलग तत्व बने। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से आकार, आकृति और द्रव्यमान में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला यदि हम देखें एक ही अथवा अलग अलग परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं जिसके सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। या तो एक ही परमाणु जैसे एक से ही बन गया ये, ठीक है, यौगिक बनाते हैं जिसके, और या एक ही अथवा अलग अलग परमाणु जैसे बात करें H2O जलकाणु, ठीक है, दो परमाणु हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, सूक्ष्मतम को क्या बोला जाता है, अणु। ठीक है, जो छोटा होता है सूक्ष्मतम यौगिक, सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, अणु। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए हम परमाणु आपस में सरल अनुपात 1:1, 1:2, 2:3 के रूप में संयोग करते हैं। परमाणु हमेशा सरल अनुपात में ही संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला जो होता है दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एकाधिक अनुपात में मिलकर एक या अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी दो अलग अलग तत्व, मान लो ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या करते हैं एकाधिक अनुपात में, ठीक है, यानी ये दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। ये SO2 SO3 ये दो तत्व बना दिए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका अनुपात क्या है, 1:2, यहाँ पर अनुपात क्या है, 1:3, ठीक है, एकाधिक एक से अधिक अनुपात यहाँ पर बढ़ा और एक नया यौगिक बन गया। उसी प्रकार अगला जो है दो अलग अलग तत्वों के परमाणु, ये तो हमने देख लिया। अगला जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ठीक है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे छोटी इकाई क्या रहती है, परमाणु। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला जो है परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी परमाणु को ना तो रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा, ठीक है, रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये परमाणुवाद है, इसका सर जॉन डाल्टन का, जिन्होंने 1808 में ये दिया था। ठीक है, परमाणुवाद हमने देखा डाल्टन का। इसके आगे और भी इस अध्याय में जो चीजें उनको देखते हैं हम। डाल्टन के परमाणुवाद के बाद हम देखेंगे आधुनिक परमाणुवाद। ठीक है, डाल्टन ने अपना परमाणुवाद दिया, किंतु आज के समय में आधुनिक परमाणुवाद क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि डाल्टन के परमाणुवाद में कुछ कमियां थी, कुछ सीमाएं थी उसकी, ठीक है, जो वो पूरी नहीं कर पाए, इसलिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक डाल्टनवाद बनाया। ठीक है, क्योंकि डाल्टन के परमाणुवाद में कुछ कमियां थी, जैसे उन्होंने बताया था कि अणु बनता तो है लेकिन किस कारण बनता है ये नहीं बता पाए, कि क्या उनमें आपस में किस कारण से वो एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं ये नहीं बता पाए थे। उसके बाद में गेलुशाक के नियम को स्पष्ट नहीं कर पाए थे डाल्टन। ठीक है, ये कुछ उनकी कमियां थी जिसके कारण इनकी सीमाएं थी, जिससे आज आधुनिक परमाणुवाद बनाया गया। ठीक है, उस आधुनिक परमाणुवाद को हम देखते हैं। आधुनिक परमाणुवाद जो है इसमें क्या है कि जब डाल्टन का जो परमाणुवाद दिया था उसके बाद लगभग 100 वर्षों तक, यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, तो ये माना गया था, क्या माना गया था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को ही एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिक जब इस फील्ड के अंदर जब आए और उन्होंने देखा कि हम परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कण नहीं होता है, परमाणु को भी और छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के जो आधुनिक परमाणुवाद है उसमें क्या कहा गया कि परमाणु अति सूक्ष्म नहीं होता है, परमाणु अति सूक्ष्म नहीं होता है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में
जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया आधुनिक परमाणुवाद में कि परमाणु अति सूक्ष्म नहीं होता है, उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जोड़ा जा सकता है। दूसरा जो होता है क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु एक ही तत्व के परमाणु समान नहीं होते हैं। ठीक है, यानी आधुनिक परमाणुवाद में क्या हुआ कि एक ही तत्व के परमाणु समान नहीं होते। हम क्या कह रहे थे कि एक ही तत्व के परमाणु, जैसे आयरन की बात की थी हमने, आयरन के अंदर सारे जो परमाणु समान है, लेकिन यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि एक ही तत्व के परमाणु समान नहीं होते हैं। वे आकार आकृति में तो समान हो सकते, किंतु द्रव्यमान में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वे आकार आकृति में समान हो सकते हैं, किंतु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम देख सकते हैं समस्थानिक जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थी, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यहाँ पर देखिए आप द्रव्यमान 1, ठीक है, द्रव्यमान 2, द्रव्यमान 3। ठीक है, द्रव्यमान बदल रहे हैं, तो द्रव्यमान समान, एक ही तत्व है किंतु एक ही परमाणु है, किंतु द्रव्यमान 1, 2, 3 भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो आकार आकृति में तो समान हो सकते हैं, किंतु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। उदाहरण समस्थानिक के होते हैं। इसी प्रकार तीसरा वाद जो है, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न इसके पहले हम क्या कह रहे थे, डाल्टन के परमाणुवाद में कि एक ही तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, किंतु समभारी की खोज के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु जो है आकार आकृति में भिन्न होते हैं, किंतु द्रव्यमान में समान हो सकते हैं। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से आकार एवं आकृति में भिन्न होते हैं, किंतु द्रव्यमान में समान होते हैं। उदाहरण है आपका संभारिक। ठीक है, संभारिक जो होते हैं, समस्थानिक में क्या होता है कि द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। संभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान जो है वो समान होता है, किंतु परमाणु का अलग अलग होता है। ठीक है, तो संभारिक जो होते हैं। इसके अलावा और अगला जो है इसके आधुनिक परमाणुवाद के नियम, कई जटिल यौगिकों में परमाणु सरल अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। हम क्या कह रहे थे डाल्टन में कि परमाणु जो होते हैं यौगिकों में सरल अनुपात में संयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कई जटिल यौगिकों में परमाणु सरल अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आपका क्या है, सुक्रोज, जिसके अंदर अनुपात जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पर इनका अनुपात जो होता है वो होता है 12, 22, 11, 12:22:11। ठीक है, तो
कोई सरल अनुपात नहीं है ये। अगला इसके अलावा यदि हम और देखें तो और भी इसके आधुनिक परमाणुवाद है। आधुनिक परमाणुवाद में और क्या है कि एक परमाणु के नाभिक को दूसरे परमाणु में के नाभिक में बदला जा सकता है। ठीक है, नाभिकीय क्रियाओं के अध्ययन से पता चल गया है। ठीक है, जैसे कि हम अल्फा कणों की यदि बॉम्बार्डिंग नाइट्रोजन के परमाणु पर करते हैं तो वो ऑक्सीजन के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी इसमें आधुनिक परमाणुवाद में आएगा। और भी इसके अलावा जो है पहले कहा जाता था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कहा जाता है परमाणुवाद में कि जो परमाणु होता है अविनाशी होता है, किंतु आइंस्टीन की जो समीकरण है E बराबर mc², इसके अंदर क्या होता है कि जब हम परमाणु को तोड़ते हैं तो उसमें परमाणु को जब तोड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि परमाणु अविनाशी है। परमाणु जो है उसको जब तोड़ा जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू दी मतलब आइंस्टीन के जो है समीकरण इसके अकॉर्डिंग जो है परमाणु जो होता है उसको तोड़ने पर ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आधुनिक परमाणुवाद था जो कि तीन वैज्ञानिक जे थॉम्सन, बोर्स और रदरफोर्ड के द्वारा यह आधुनिक परमाणुवाद दिया गया था, जो कि डाल्टन के परमाणुवाद को खारिज करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आधुनिक परमाणुवाद देखा। अब हम देखते हैं परमाणु और अणु द्रव्यमान में अंतर, अणु में अंतर, परमाणु अणु में अंतर। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है? तो परमाणु जो होता है किसी तत्व का वो सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है किंतु स्वतंत्र रहता है, ये प्रकृति में पाया जाता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। अपवाद में बृहद अणु पॉलीमर्स जिनको कहते हैं ये भाग लेते हैं, अपवाद के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में परमाणु जो होता है रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है। ये जो होता है अणु रासायनिक क्रिया में विभाजित हो सकता है, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते। किसी एक यानी रासायनिक क्रिया में किसी एक तत्व के परमाणु समान होते हैं, किसी एक तत्व में पाए जाने वाले परमाणु समान होते हैं, एक या अनेक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। ये क्या करते हैं अणु? एक या अनेक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। ये अंतर होता है दोनों में। इसके अलावा और चीजें हैं जैसे परमाणु भार और द्रव्यमान। और क्या चीज बच गई? परमाणु भार, द्रव्यमान। भार जो होता है वो बदलता रहता है, द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, हमने इसको कक्षा 9 में पढ़ा था। परमाणु भार द्रव्यमान के बारे में हमें जानकारी देखी थी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स होता है और परमाणु भार जो होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, यदि आप पृथ्वी से चंद्रमा पर जाओ तो आपका भार 1/6 यानी घट जाएगा। ठीक है, 6 गुना कम हो जाएगा। परमाणु भार द्रव्यमान। उसके बाद में औसत द्रव्यमान की बात करें तो कुछ तत्व प्रकृति में जो समस्थानिक होते हैं दो रूपों में पाए जाते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो प्रकृति में अलग अलग प्रतिशत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को प्रकृति में पाए जाने दोनों जो अलग अलग प्रकृति में पाए जाते हैं उनका क्या निकालते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो वो भी हमने देखा था कक्षा 9 में। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है अध्याय 1 रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं ये खत्म हो रहा है। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।